चलिए, तो लास्ट हम लोगों ने एक कांस्टेंट अपना कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। कांस्टेंट हुआ था नहीं हुआ था? इनहेरिटेंस तो हो गया था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग हमारे पास होनी चाहिए लास्ट क्लास की। मतलब को ज़रा डी ड्राइव क्लास रिकॉर्डिंग, लास्ट डेट क्या पड़ी जब नहीं? 19th। YTX का चलेगा नहीं, बहुत बार आते हैं और यहाँ लिखते हैं एप्पल फाइंड करो दूसरी क्लास में। इसका रिजल्ट आपको नहीं, ये ध्यान रखें काम करते वक्त, दी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम दी पेरेंट क्लास। इन एडिशन इट कैन हैव फाइंड किया कंस्ट्रक्टर में, उसके अंदर दो हमने किया हो गया। दूसरा जो पार्ट है कलर प्रॉपर्टीज एज वेल एज पब्लिक हायरार्की, पर ये हम लोग ठीक है होगा तो ध्यान रखिएगा कि वो फंक्शन नहीं होता, वो आपका मेथड कहलाता है। ठीक है, चाहे कैन यूज द पब्लिक नेम एंड कलर प्रॉपर्टीज एज वेल माइस्क्वेल के। इनहेरिटेंस बीच में रह गया था, वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, पूरा हुआ नहीं था इनहेरिटेंस। चलिए, तो 20 सेकंड में ओपन करेंगे PHP इनहेरिटेंस। लिखिए यहाँ पर लोकल होस्ट 12 to 130 जुलाई 22 ओप्स में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पार्ट अपना देखा था ये वाला, और मैं फ्रूट और अ बेरी, तो इसका हमारा रिजल्ट जो आया था वो था द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड कलर इज रेड। तो यहाँ पर लोगों ने सीखा था कि क्लास को एक्सटेंड किस तरह से कराना है, ठीक है। एक्सटेंड के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ये वाला। अब इस वाली क्लास में आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर क्लास का एक कीवर्ड अटैच होगा विच इज फाइनल। तो उससे पहले एक ओवरराइडिंग का टॉपिक और है, वो भी ज़रा देख लो। यस, PHP ओवरराइडिंग। So PHP overriding inherited methods. Inherited method can be overridden by redefining the method use the same name in the child class. So एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ नीचे डिफाइन किया हुआ है, और इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट एंड गेट नेम मेथड इन अ चाइल्ड क्लास। स्ट्रॉबेरी 3 will override the construct and get name methods in the parent class fruit 3। तो हमारे पास ये क्लास यहाँ पर अवेलेबल है fruit 3,
और यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया अपना कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने नेम और कलर के 2 पैरामीटर अपने सेट किए, नेम के अगेंस्ट नेम और कलर के अगेंस्ट कलर को हमने डिफाइन किया। दूसरा हम लोगों ने एक मेथड यहाँ पर सेट किया गेट नेम, और इसके अंदर हम लोग रिटर्न करा रहे हैं द फ्रूट इज, जो उसका नेम होगा यहाँ पर जो लोग डिफाइन करेंगे नीचे वो अपना आएगा, प्लस उसका जो कलर होगा वो आपको कलर डिस्प्ले होगा। तो एक क्लास हम लोगों ने यहाँ पर बनाया स्ट्रॉबेरी 3 एंड उसके साथ में एक्सटेंड करा हमने फ्रूट 3 को, ठीक है, यानी कि इस क्लास को हम लोग स्ट्रॉबेरी में कॉल कर रहे हैं। अब इसमें हमने एक और अपना वेरिएबल सेट किया है ऊपर, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या नेम कलर, इसमें थर्ड हमने क्या ऐड किया है वेट। अब आप यहाँ देखोगे कि इस वाले मेथड के अंदर हम लोग इसको ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि सेम पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम लोगों ने नेम कलर एंड वेट जो ऊपर से हमारे आ रहे हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे लाके आगे कंटिन्यू किया वेट को। और जब आप यहाँ पर इसको प्रिंट कराओगे तो द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड एंड द वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, जो भी हम लोगों ने नीचे सेट किया हुआ जैसे लिखा है 1 kg। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड एंड द वेट इज 1 kg। तो हम लोग अपनी मेथड को, यानी कि अगर कंस्ट्रक्टर आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है तब उसको भी ओवरराइड कर सकते हो जब आप एक्सटेंड कराते हो अपनी क्लास को। तो यानी कि फ्रूट के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर सेट है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कराया एक न्यू क्लास के अंदर, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हो सकता है वेट की ज़रूरत आपको यहाँ पर हो, मुझे इस क्लास में नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में मैं जहाँ कॉल करूँ वहाँ पर मुझे वेट की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी प्रॉपर्टी हम वहाँ पर एड ऑन करा दोगे। ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट में जाके ऐड करके आएंगे इसको। हो सकता है कि जब वहाँ पर ऐड करोगे और जब आप अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो 3 चीज़ों की डिमांड करेगा आपसे। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक आप तीनों आर्ग्यूमेंट इसको नहीं दोगे तो ये चलेगा नहीं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, तो इसमें क्या ये आपको एरर बना देता है उसके, कि भाई इसको ना 3 आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा इंटेलिजेंस देखो एक्टिवेट है कि नहीं है, एक्सटेंशन PHP इंटेलिजेंस ऑलरेडी डला हुआ है अपना। अभी कोई ना कोई एक्सटेंशन और छूट होगा, अपडेट कर लेंगे उसको, हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब आप इसको रन करोगे ना तो ये यहाँ पर आपको एरर थ्रो करता है उस केस में कि भाई आपको 3 आर्ग्यूमेंट की जरूरत है और यहाँ पर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सटेंड वाले में तो 3 ही लगेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने 3 डिफाइन किया। लेकिन अगर मैं इसको फ्रूट 3 को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह से, टू स्ट्रॉबेरी इक्वल टू न्यू फ्रूट, तो उस कंडीशन में आपके 2 वाले ही काम कर जाएंगे यहाँ पर। तो एक्सटेंड में हम लोग अपने मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। यही आपका ओवरराइडिंग इनहेरिटेड मेथड। इनहेरिटेड मेथड कैन बी ओवरराइडन बाय रीडिफाइनिंग दी मेथड, यानी कि आप दोबारा से मेथड डिफाइन करो और सेम नेम का इस्तेमाल करो, तो आपका चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट को अपडेट कर लेगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है फाइनल कीवर्ड। द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस और टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि जहाँ पर हम लोगों का इसमें ओवरराइड हो पा रहा था, अगर मैंने फाइनल कीवर्ड का क्लास डिक्लेयर करते वक्त डिफाइन किया तो ये ओवरराइड नहीं होगा। द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस। तो यहाँ ये और यहाँ पर इसको आप चलाइए, तो यहाँ पर लिखा फाइनल क्लास के आगे, ऊपर जब लोगों ने क्लास बनाया वो डायरेक्ट डिफाइन किए थे, ठीक है। तो फाइनल लगाने के बाद आपने यहाँ पर डिफाइन किया पब्लिक नेम एंड कलर, और नीचे वाले में आप जाकर डिफाइन करते हैं नेम कलर एंड वेट। तो ये जो कीवर्ड है इसको रोकना चाहिए, यानी कि ओवरराइड नहीं करने देगा इसको। ज़रा सेव करिए और ब्राउज़र में चेक करिए, रिफ्रेश। क्या लिखा रहा है, क्लास स्ट्रॉबेरी 4 मे नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम फाइनल क्लास, ठीक है। तो फाइनल क्लास अगर हम लोगों ने डिफाइन किया होगा तो आप अपनी क्लास को के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किया वो अपडेट नहीं करा पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो जाता है, बट फाइनल लिखने के बाद में अपडेट नहीं होगा। अगर हम लोग ये फाइनल यहाँ से हटा देंगे तो ये काम कर जाएगा उस केस में। हो गया, यहाँ पर देखो रिजल्ट आ गया। तो ये होता है फाइनल का काम कि भाई मैं ऐसी क्लास बनाना चाह रहा हूँ जिसको कोई ओवरराइट ना कर पाए, तो नहीं चलेगा। तो ये है फाइनल, इसको कमेंट करेंगे। दूसरा इसमें एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है कि भाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पर क्या क्लास को हम लोग ओवरराइड करें, यहाँ पर हम लोग मेथड को प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ मेथड डिफाइन करते वक्त हमने क्या लिखा है मेथड का आगे, फाइनल कीवर्ड। तो पहले क्या था एंटायर क्लास, अब की बार है मेथड। तो आप मेथड को अपडेट नहीं कर सकते, जैसे कि आप पहले मेथड को अपडेट कर पा रहे थे, अब नहीं होगा।
इस तरह से आपके जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल आपके क्लास ऑब्जेक्ट को अगर कोई ऐसा हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसको कोई अपडेट ना कर पाए या उसमें कोई नई वैल्यू पास ना कर पाए, तब फाइनल का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपका डिफ़ॉल्ट अपडेट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। रिफ्रेश करेंगे, कांस्टेंट पर क्लिक कीजिए। क्लास constants can be useful if you need to define some constant data within a class. A class constant is declared inside a class with a constant keyword. आज बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। A constant cannot be changed once it is declared. यही हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास 3 वेरिएबल टाइप है, लेट वेर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में जो भी आप प्रॉपर्टी डालते हो उसको आप अपडेट नहीं करा सकते हो, जो लिख दिया वही रहेगा, ठीक है। सो क्लास कांस्टेंट आर केस सेंसिटिव, हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू नेम द कांस्टेंट इन द अपर केस लेटर। We can access a constant from outside the class by using the class name followed by scope resolution operator, यानी कि 2 बार आपको कॉलम का यूज़ करना है, followed by the constant name like here। तो जैसे कि हम लोगों ने इस फाइल में कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन किया, क्लास हमारे पास क्या, गुड बाय, और हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट मैसेज लिखा है, लिविंग मैसेज, थैंक यू फॉर विजिटिंग अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, और हम लोग यहाँ पर गुड बाय लिख के यहाँ से लिविंग मैसेज वेरिएबल को अपने प्रिंट करा लेंगे इसके अंदर। एक तो तरीका ये हो गया इस तरह से, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और वी कैन एक्सेस अ कांस्टेंट फ्रॉम इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन, अगेन रेजोल्यूशन ऑपरेटर फॉलोड बाय द कांस्टेंट नेम लाइक हियर। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्लास इज गुड बाय, न्यू गुड बाय, क्योंकि सेम नाम की 2 नहीं बनेंगी। यहाँ पर हमारा लिविंग मैसेज है, थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया गया है, बाय बाय, और यहाँ पर एको किया सेल्फ लिखे लिविंग मैसेज, और जब आप इसको बाहर यहाँ डिफाइन करेंगे कि न्यू गुड बाय, और यहाँ से गुड बाय के अंदर से बाय बाय मैसेज फंक्शन को हम लोगों ने यानी कि मेथड को प्रिंट कराए। तो ये भी एक तरीका आपका काम करेगा और ये भी तरीका आपका काम करेगा। तो दोनों ही तरीके से आप चला सकते हो। एक में आपको कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट वाले केस में आपको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करना है इसको। तो दोनों ही तरह से आपका कांस्टेंट काम करता है, लेकिन ध्यान रखिए ये अपडेट नहीं हो सकता है, ठीक है, जो लिखा गया वही चलेगा। नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स? Abstract classes or methods are when the parent class has a named method but needs the child class to fill out the task. An abstract class is a class that contains at least one abstract method. An abstract method is a method that is declared but not implemented in the code. An abstract class or method is defined with the abstract keyword. तो आप जैसे यहाँ पर आप देखो, जो भी आप क्लास अपनी बनाओगे उसके आगे आपने क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बाकी आपका क्लास जैसा आप डिफाइन करोगे वही रहेगा। अब इसके अंदर जो भी आप अपना मेथड वगैरह डिफाइन करोगे तो उसका आगे क्या लिखना है आपने, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मेथड डिफाइन करेंगे तो उस कंडीशन में लगाना है, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तब आप उस केस में लगाना है, और अगर आप यहाँ पर कोई पब्लिक फंक्शन वगैरह बना रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड की आपको यहाँ पर स्ट्रिंग इस तरह से लिख के बताना पड़ेगी हमारी वैल्यू क्या है इसके अंदर। So when inheriting from an abstract class, the child class method must be defined with the same name and the same or a less restricted access modifier. So if the abstract method is defined as protected, the child class method must be defined as either protected or public but not private. Also the type and number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional arguments in addition. So when a child class is inherited from an abstract class, we have the following rules. The child class method must be defined with the same name. It redeclares the parent abstract method. The child class method must be defined with the same name or less restricted access modifier. The number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional arguments in addition. तो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं 3 चीज़ें, और इसको जरा आप यहाँ पर कहेंगे डिफाइन में देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखे। सो
तो हम लोगों ने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया और कीवर्ड क्या लगाया, एब्स्ट्रैक्ट। एक हम लोगों ने यहाँ पर क्लास बनाया, ठीक है, जिसको अंदर हम लोगों ने कार को एक्सटेंड करा दिया है। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया, यानी कि इस टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्या कैप्चर कर रहे हैं, नेम, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम को पास किया और उसको सेट करा दिया और लिखा है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन इंट्रो, ठीक है। अब ये इंट्रो क्या हमारा नीचे डिफाइन है, ठीक है। तो आपने चाइल्ड जो क्लास यहाँ बनाई है, क्या क्लास क्या है, क्लास ऑडी एक्सटेंड्स कार, यानी कि कार का टेम्पलेट इसमें कॉल हो गया। अब यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ पब्लिक फंक्शन इंट्रो, डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है इसके अंदर। हमने लिखा चूज जर्मन क्वालिटी आई एम ऑडी। वॉल्वो कार को हमने एक्सटेंड कराया, इसके हमने लिखा प्राउड टू बी स्वीडिश आई एम वॉल्वो। इसी तरह से सिट्रोन को हमने यहाँ पर डिफाइन किया फ्रेंच एक्स्ट्रा वेगन, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉल कराया इसके अंदर। अब जब आप यहाँ से ये तीन अलग अलग डिफाइन करोगे, जैसे कि ऑडी इक्वल टू न्यू ऑडी, वॉल्वो इक्वल टू न्यू वॉल्वो, सिट्रोन इक्वल टू न्यू सिट्रोन, और तीनों का रिजल्ट आप यहाँ देखोगे तो ये तीनों क्लास आपकी अलग अलग प्रिंट हो रही है इस तरह से। यानी कि पहले के केस में और के केस में क्या डिफरेंस आ गया, पहले के केस में आप जाकर डिफाइन करते थे न्यू कार, तो क्या मुझे क्यों न्यू कार लिखना पड़ रहा है, हम लोग डिफाइन करें चाइल्ड कार का सीधे सीधे नेम, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सब कुछ लाने की जरूरत नहीं, जितना मुझे जरूरत है मैं उतना डेटा टेम्पलेट से प्रिंट करा सकता हूँ इसके अंदर। तो एग्जाम्पल समझो, the Audi, Volvo and Citroen classes are inherited from the car class. This means that the Audi, Volvo and Citroen classes can use the public $name property as well as the public constructor method from the car class because of inheritance. क्योंकि हम लोगों ने एक्सटेंड कराया तो इनहेरिट आपने करा दिया, क्योंकि जब हम लोग एक्सटेंड करते तो यानी कि जो भी पेरेंट के पास प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड के अंदर पास ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक। बट intro as an abstract method that should be defined in all the classes and they should return a string value। तो ये जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से लिख के इंट्रो हर जगह पर, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपको इसके अंदर का जो मैसेज है वो रिटर्न करा के दे रहा है कि भाई आपने इसमें क्या रखा है। देखो सबके अंदर एक ही बना हुआ है ना मैसेज, मेथड हमने क्या डिफाइन किया सबके अंदर, इंट्रो के नाम से, और इंट्रो को हम लोगों ने कहाँ सेट करा दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। इसी की हेल्प से आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रिंट करने के लिए मिल रहे हैं, अदरवाइज आपको ये वाली क्लास को कॉल कराना पड़ता मेन, ठीक है। नेक्स्ट, more abstract class example, let's look at another example where the abstract method has an argument। जैसे कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम डिफाइन किया, my name is तुषार, my name is तुषार। So let's look at another example where the abstract method has an argument and the child class have two optional arguments that are not defined in the parent abstract method। तो हमने इसके लिए क्लास बनाई है abstract क्लास के नाम से, इसको आप रन करके देखो, और उससे पहले ये वाला मैसेज हम लोग चेक करेंगे। तो नीचे आओ, एक क्लास हमारी डिफाइन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट क्लास, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन प्रीफिक्स, आर्गुमेंट क्या है इसके अंदर, नेम। क्लास डिफाइन किया है चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड करा हमने चाइल्ड के अंदर पेरेंट क्लास को, हमने यहाँ पर डिफाइन किया पब्लिक फंक्शन प्रीफिक्स नेम, जो कि यहाँ पर डिफाइन है, इसके अंदर आर्गुमेंट है नेम। हमने लिखा इफ नेम टू टाइम इक्वल टू तुषार, तो उसके आगे मिस्टर ऐड कर दो, एल्स इफ हमने लिखा तुषार है तो उसके आगे मिस्टर लगा दो इसके अंदर, और एल्स हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया है। हमने लिखा रिटर्न माई नेम इज दिस एंड नेम इज दिस। अब जब आप यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे न्यू चाइल्ड क्लास, तो यहाँ पर प्रीफिक्स में लिखा तुषार, यहाँ पर लिखा तुषार, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जब ये प्रिंट होगा तो मिस्टर एंड मिसेस खुद से लगा पा रहे हैं उसके अंदर, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया इसके अंदर। तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट PHP। तो यहाँ पर क्या, डियर मिस्टर तुषार, डियर मिसेस, यहाँ पर तुषार। तो इस फाइल को जरा ओपन करो, तो वो एग्जांपल हम लोगों ने पूरा एक अलग से भी इस तरह से रख के बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, द चाइल्ड क्लास में डिफाइन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स दैट आर नॉट इन द पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पेरेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने नेम का एडिटिक्स कॉल करा लिया, सेपरेटर हमने डिफाइन किया है, और ग्रीड हम लोगों ने डिफाइन किया है। ग्रीड की डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या डाल दिया, डियर, उसका आगे हमने क्या लगा दिया, स्पेस, ठीक है। अब
जब आपका ये मैसेज आना होगा इफ़ नेम टू टाइम इक्वल टू तुषार, तो उसके आगे मिस्टर आए लग के, अगर तुषार है तो उसके आगे इस तरह से लिख के आए। जब आप इसको ग्रीट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये उसके आगे नेम को मैच करते हुए उसके अंदर मैटर को कॉल करा देगा। तो यानी कि अब आप यहाँ देख रहे हो डियर मिस्टर एंड मिसेज यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। तो ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर आप क्या आते हैं इंटरफेस। Interface allow you to specify what method a class should implement. Interface make it easy to use a variety of different classes in the same way. When one or more class use the same interface, it is referred to as polymorphism. So interfaces are declared with the interface keyword, यानी कि जब भी आप क्लास बनाओगे तो उसके आगे आपने क्या लिखना है इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मेथड अलग अलग अवेलेबल है, जैसे पब्लिक फंक्शन डू समथिंग, पब्लिक फंक्शन अनदर फंक्शन, पब्लिक फंक्शन येट अनदर फंक्शन। तो यहाँ पर आर्गुमेंट हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डेटा का टाइप स्ट्रिंग यहाँ पर जाकर डिफाइन किया कि इसमें जो भी चलेगा वो स्ट्रिंग होगा। सो PHP इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंटरफेस आर सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट। The difference between interface and abstract classes are interface cannot have properties while abstract class can, यानी कि abstract class में properties हो सकती हैं, interface में नहीं होती है। All interface method must be public while abstract class method is public or protected। यहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी आ जाती है। All methods in an interface are abstract, so they cannot be implemented in code and the abstract class is not necessary। Classes can implement an interface while inheriting from another class at the same time। So PHP using interfaces to implement an interface, a class must use the implement keyword। ये आपको डिफाइन करना है implements के नाम। So a class that implements an interface must implement all of the interface methods। जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं म्याओ। अब इसको जरा ओपन करिए और यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास डिफाइन किया एनिमल के नाम से, उसके आगे हमने क्या लिखा है इंटरफेस, और हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन किया है पब्लिक फंक्शन मेक साउंड। क्लास कैट इम्प्लीमेंट्स एनिमल, ये हमारा इंटरफेस हमने इसमें कॉल कराया। पब्लिक फंक्शन मेक साउंड इसमें हमने कॉल किया और मैसेज हमने कराया एको। और आप यहाँ पर एनिमल एक वेरिएबल बना के न्यू कैट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रन करोगे। क्लास यहाँ पर ये क्लास है, यहाँ के बना ऑब्जेक्ट। अब आप अपने इंटरफेस का जो मेक साउंड अपने मेथड डिफाइन करके उसको यहाँ पर रन करोगे, तो जो वैल्यू यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? मान लो कि भाई हम लोग कुछ ऐसा क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी साउंड होगी, तो आपको बार बार मेक साउंड तो नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार हमने मेक साउंड बना लिया, वो टेम्पलेट बन गया। अब उसके अंदर जैसे एलिफेंट है तो उसका अलग साउंड निकाल सकते हो, डॉग का है तो उसका अलग साउंड, एक ही फंक्शन पर पास कर सकते हो आप लोग अलग अलग। तो ये होता है हमारा इंटरफेस। अब एक और एग्जांपल देखें। फ्रॉम द एग्जांपल वर्ब, लेट्स से दैट वी वुड लाइक टू राइट सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देयर आर actions that all of the animals can do, but each animal does it in its own way। So using interface we can write some code which can work for all of the animals even if each animal behaves differently। जैसे कोड क्या होगा, छोटा हो जाएगा अपना, इतने सारे फंक्शन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारी फाइल का नेम है interface.php, इसको आप यहाँ पर ओपन करा लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर म्यू वूफ स्क्विक, तो यहाँ पर कुछ हमें साउंड दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ जाएंगे तो इंटरफेस क्या बनाया हमने, मेक साउंड। अब कैट का साउंड क्या होता है, म्यू, ठीक है, डॉग का वूफ, और यहाँ से हमने एक डिफाइन किया अपना स्क्विक। तो यहाँ पर ये माउस का साउंड हो गया, ये डॉग का हो गया, ये कैट का हो गया। अब आपका एक ही इंटरफेस से हम लोगों ने देखो 3 आउटपुट इस तरह से निकाले हुए। तो हमने फॉर लूप कराया, डेटा को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एनिमल्स को हमने क्या करा, एक एरे में डाला, तीनों वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल करा, कैट डॉग माउस। जब आप फॉर ईच करेंगे एनिमल्स को, तो यहाँ पर आपको इस तीनों का साउंड लूप हो गए, वन हो गए, रिसीव हो गया यहाँ पर। तो क्लासेस तो कोड को शॉर्ट करने में हेल्पफुल है ही, क्योंकि क्लास का तो टेम्पलेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है क्लास। लेकिन उसी क्लास को अगर आप चाहते हो कि भाई
मेरे को एक ही क्लास को अलग अलग जगह पर यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इंटरफेस भी बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इस तरह से काम करेगा। अब चाहे जितने भी एनिमल हो, बस आपको क्लास डिफाइन कर देना है उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए, और नीचे आके आपका डेटा ऑटोमेटिकली लूप होता जाएगा इसके अंदर। बैक करेंगे। Cat, dog and mouse are all classes that implemented the animal interface, which means that all of them are able to make a sound using the make sound method. Because of this, we can loop through all of the animals and tell them to make a sound even if we do not know that type of animal each one is. Since the interface does not tell the classes how to implement the method, each animal can make a sound in its own way. ठीक है, तो ये एक तरह का ऐसा मान के चलो कि भाई आपने ए प्लस बी करके ए कॉमा बी करके अपने पैरामीटर सेट कर लिया किसी फंक्शन के अंदर, और बार बार आप उसके अंदर जो मर्जी ए और बी में डेटा पास करोगे वो आपको वही कैलकुलेट करके देता जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है कि इंटरफेस एक बार हमने एनिमल का साउंड के नाम से बना लिया, जितनी भी आपको साउंड जनरेट करानी हो बस क्लास बनाना है, एरे में कॉल करना है, नेम और यूज़ कर देना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना ना भूले, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, ठीक है, जिसका टेम्पलेट हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 10, ट्राइट्स। PHP only supports single inheritance. A child class can inherit only from one single parent. So what if a class needs to inherit multiple behaviors? Oops, triads solve this problem. Triads are used to declare methods that can be used in multiple classes. Triads can have methods and abstract methods that can be used in multiple classes. And the methods can have any access modifier, public, private or protected. यानी कि किसी भी मोड में मेरा क्लास बना हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, सभी को सपोर्ट करेगा। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, आपने यहाँ पर लिखना है ट्राइट का नेम और अपना जो भी कोड डालना है वो अपना डिफाइन कर लोगे। सो ट्राइट इज अ कीवर्ड, दिस इज अ प्री डिफाइंड। टू यूज अ ट्राइट इन अ क्लास यूज दैट यूज कीवर्ड, ठीक है। तो आपने लिखना है यूज और अपनी ट्राइट का नेम जब क्लास में चलाओगे। तो जैसे यहाँ पर ट्राइट का नेम क्या है, ट्राइट नेम, जब आप यहाँ कॉल करें तो क्या लिखेंगे, यूज ट्राइट नेम। तो ये आपका प्री डिफाइन है ट्राइट, यूज आपका प्री डिफाइन है। ट्राइट को जब भी आप कॉल करेंगे तो यूज के साथ आपने ट्राइट का जो भी एक्सवाइजी नेम होगा वो यहाँ कॉल करना है। तो एक एग्जांपल देखो, दिस इज मैसेज वन, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो एक बार जरा इसके ऊपर नज़र डालिए, यहाँ आ जाओ। तो एक ट्राइट में हमने यहाँ पर अपना एक बनाया मैसेज वन के नाम से, और एक हमने इसके अंदर मैसेज सेट किया पब्लिक फंक्शन msg1, और हमने एको किया दिस इज मैसेज वन। तो जब आपने इसको क्लास में कॉल किया तो आपने क्या लिखा, क्लास इज वेलकम, और हमने सीधे लिखा यूज ट्राइट का नेम। और जब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट न्यू वेलकम तो आपने मैसेज वन को प्रिंट करा लेना। अब आप देख रहे हो डेटा कहाँ से होकर कहाँ आ रहा है, डेटा यहाँ डिफाइन किया गया था ट्राइट के अंदर, और वो वेलकम से होते आपको बाहर आके प्रिंट हो रहा है सक्सेसफुली। तो ये फ़ायदा है ट्राइट का, यानी कि अब आप यहाँ पर क्लास प्राइवेट बनाए, बाई डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब आपका ये जो ट्राइट है वो किसी में भी आप पास ऑन करा सकते हो, एक ही मैसेज सभी के लिए काम कर जाएगा। अब इसको भी अगर आपने और पावरफुल बनाना है कि भाई मैं चाहता हूँ हर जगह पर मेरा कस्टम मैसेज हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर एक पैरामीटर भी सेट करा सकते हो। अब मान लो कि भाई मेरे को यहाँ पर मैसेज वन चलाना है इस वाले वेलकम पर, दूसरे वाले में हो सकता है मुझे टू चलाना, तो यही वाला ट्राइट जो होगा मेरा दूसरी जगह पर टू रिटर्न कर देगा उस केस में। तो ज़रा इसका कोड समझो। Here we declare on trait message one, then we create a class welcome. The class user traits and all the methods in the trait will be available in the class. अब आप उसके अंदर जितने मर्जी बना लो। If other class need to use message one function, simply use the message one traits in those classes. This reduce code duplication because there is no need to redeclare the same method over and over again. So अभी हम लोग देखेंगे मल्टीपल ट्राइट। तो यहाँ पर एक इसकी फाइल बनी हुई है, इस फाइल को आपने ओपन करा लेना है। तो ये अपनी फाइल ओपन हो गई इधर, दिस इज मैसेज वन, दिस इज मैसेज वन, दिस इज अनदर मैसेज। तो जरा यहाँ हो और मल्टीपल ट्राइट्स के नाम से फाइल अवेलेबल है। अब जरा यहाँ आके देखो, एक ट्राइट है मैसेज वन फंक्शन, एक ट्राइट है मैसेज टू।
दिस इज अ मैसेज 1, दिस इज अनदर मैसेज। अब आप यहाँ जाओ, हमारे पास एक क्लास है वेलकम 1, एक क्लास है वेलकम 2। वेलकम 1 में हमने एक ही ट्राइड को कॉल किया है, वेलकम 2 के अंदर हमने 1 और 2 दोनों को कॉल कराया है। जब आप यहाँ से प्रिंट करोगे ऑब्जेक्ट 1 न्यू वेलकम 1, ऑब्जेक्ट 2 न्यू वेलकम 2, तो आप देख सकते हो 1 के अंदर हम लोग मैसेज 1 को प्रिंट कर रहे हैं, 2 के अंदर हम लोग मैसेज 1 और मैसेज 2 दोनों को प्रिंट कर पा रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई आप एक बार बना के जितनी बार भी जहाँ जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको चला सकते हो। अब सेम फाइल में तो ये इस तरह से चलेगा। अब क्या होगी अगर मैं ट्राइड को एक्सटर्नल बना दूँ, तो इंक्लूड करके मैं मल्टीपल फाइल में एक ही को चला सकता हूँ ना। तो जब मेरा कोड चलेगा तो कोड का प्रोसेस लाइट हो जाएगा, हैवी नहीं होगा आपका कोड। So here we declare two triads, message 1 or message 2. We create two classes, welcome 1 and welcome 2. The first class welcome 1 use the message 1 triad, and the second class welcome 2 use both message 1 and message 2 triads. Multiple triads are separated by commas. तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होता है, इसमें कॉमा लगाना होता है। जितने भी आपको कॉल कराने कॉल कराते जाओ। ट्राइड्स के बाद आपको मिलेगा PHP में स्टैटिक मेथड। Static methods can be called directly without creating an instance of the class first. The static methods are declared with the static keyword. तो जब आप यहाँ पर क्लास बनाएंगे तो क्लास में जब आप मेथड अपना डिफाइन करोगे तो मेथड में आपने लिखना है, जैसे लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नेम, गेट नेम, सेट नेम, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। और जो भी मैसेज आप लिखना चाहें वो अपना डिफाइन करें। टू एक्सेस द स्टैटिक मेथड यूज द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द मेथड नेम, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्लास नेम स्टैटिक मेथड जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो एक एग्जांपल देखो, वेलकम टू PHP हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टैटिक मेथड के अंदर, और यहाँ पर जाके आप देखें हमने एक क्लास बनाया विच इज़ ग्रीटिंग। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया वेलकम, तो ये क्या है, मेथड है अपना, और इसके अंदर हम लोग एक मैसेज अपना रिटर्न कर रहे हैं वेलकम टू PHP। तो जब आप इसको नीचे कॉल कराओगे तो आपको लिखना है गेटिंग वेलकम, दो आपने कॉलन यहाँ पर इस तरह से कॉल करा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। So here we declare a static method welcome, then we call the static method by using the class name double colon and the method name without creating an instance of the class first. More on static methods, a class can have both static and non-static methods. Static method can be accessed from a method in the same class using the self keyword and double colon. So यहाँ पर अगेन आपका दूसरा एक एग्जाम्पल अवेलेबल है, उसके ऊपर नज़र डालें। तो यहाँ पर क्लास हमारे पास ग्रीटिंग टू, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम 1, हमने यहाँ पर लिखा वेलकम टू PHP, एक हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसके अंदर हम लोगों ने इसको कॉल करा दिया। तो पहले जहाँ पर हम लोग इस तरह से प्रिंट कर रहे थे, अब की बार हमने मेथड के अंदर प्रिंट किया। बस अब की बार आपको नीचे आके सीधे अपनी क्लास का नेम लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपकी क्लास ये लिखने पर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट, static methods can also be called from methods into other classes. To do this, the static method should public। तो यहाँ पर आप जाएं, हमने बनाया क्लास A पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम, क्लास B पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, हमने लिखा B के अंदर A को कॉल कराना है, तो हमने लिखा क्लास का नेम और अपने मेथड का नेम। जब आप B को प्रिंट करेंगे तो A का मैसेज हमारा प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। To call a static method from a child class, use the parent keyword inside the child class. Here is the static method can be public or protected. तो इस एग्जांपल हमने डिफाइन किया क्लास नेम इज डोमेन, प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन, मेथड हमने डिफाइन किया गेट वेबसाइट नेम, रिटर्न किया अपनी वेबसाइट का नेम। हमने बनाया था क्लास डोमेन अरीना एक्सटेंड डोमेन, पब्लिक यहाँ पे लिखा हमने वेबसाइट नेम, यहाँ से हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया। अब इसका बाइंड कर दोगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो क्या लिखेंगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर दिस वेबसाइट नेम इक्वल टू पेरेंट में हमने जाके कॉल करा दिया अपना गेट वेबसाइट नेम। तो जब आप लिखेंगे डॉलर डोमेन अरीना और यहाँ पर हमारा क्लास का नेम है डोमेन अरीना, तो बन गया न्यू डोमेन अरीना, और आप जब यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे न्यू डोमेन अरीना के अंदर वेबसाइट का नेम, तो आपको इसका रिजल्ट जो यहाँ आपने मेंशन किया वो आपको नीचे डिस्प्ले होगा। तो रिक्वायरमेंट आती है कहाँ पर हमें इतना इन डेप्थ लेवल तक जाने की ज़रूरत है।
जब तक आपका कोड बहुत ज़्यादा रीयूज नहीं हो रहा तब तक हमारा बेसिक क्लास और ऑब्जेक्ट वाला फंडा काम करता रहता है। जहाँ आपको लगेगी मुझे भी एक चीज़ कई बार चलानी है, तब आप बाकी की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करोगे इसमें। और पीछे जाएंगे, फिर हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक, जो भी आपका प्रॉपर्टी का नेम है और उसके आगे उसकी वैल्यू। जब आप एक्सेस कराएंगे तो लिखेंगे क्लास नेम, आपको कॉलन लगाना है और स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम को कॉल करा देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू सेट किया पाई का 3.14159 समथिंग, तो आप यहाँ जाइए, इसको प्रिंट करें। क्लास क्या है, पाई पब्लिक स्टैटिक वैल्यू, वैल्यूज यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर मैं डिफाइन किया। जैसे आप इसको प्रिंट करोगे आपका पाई का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। Here we declare static property $value, then we echo the value of the static property by using the class name double colon and the property name without creation a class first। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब ये इसको प्रिंट कराया तो हमने इस बार ये ऐसा क्वेश्चन लिखा कि न्यू पाई इक्वल टू, और इस तरह से हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा, न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। दूसरा, more on static properties, a class can have both static and non-static properties. Static property can be accessed from a method in the class using the self keyword and double colon। so इस एग्जांपल आप देखें, हमने यहाँ पर जाके क्लास डिफाइन किया पाई वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी पाई के नाम से क्लास का नेम रिजर्व हो गया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वैल्यू 3.this एंड पब्लिक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसमें स्टैटिक वैल्यू। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी और ये हो गया हमारा मेथड। अब जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, डॉलर पाई इक्वल टू न्यू पाई वैल्यू, और आप यहाँ पे लिखेंगे एको पाई के अंदर आपका स्टैटिक वैल्यू मेथड प्रिंट। तो इस तरह से आपका ये वाला मेथड प्रिंट होगा। टू कॉल अ स्टैटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास यूज द पेरेंट। तो इस बार हम लोग यहाँ पर जाके इस तरह से डिफाइन करेंगे इसका रिजल्ट। तो यहाँ देखिए क्लास सेम वही डिफाइन है, क्या नहीं डिफाइन किया इस बार हमने, मेथड। हमने इस पाई वैल्यू 2 को कॉल कराया एक्स क्लास के अंदर, और यहाँ पर जाकर हमने अपना मेथड सेट किया और इसके अंदर हमने डेटा अपना रिटर्न किया। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ा हमें, पेरेंट। अगर सेम क्लास से रिटर्न कर रहे हो तो सेल्फ, अगर चाइल्ड से रिटर्न कर रहे हो तो पेरेंट, क्योंकि ये जो डेटा है वैल्यू का ये कहाँ पर है, पेरेंट के अंदर है, और हम चाइल्ड क्लास में काम कर रहे हैं। तो आपको पेरेंट लिख के बताना पड़ेगा, तभी ये डेटा वहाँ से फैच करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर एको कराएंगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्लास हो गया हमारा, वैल्यू हमारा प्रॉपर्टी हो गया। इसका रिजल्ट आपको 3.14159 प्रिंट हो जाएगा। या फिर ऑल्टरनेट वे आप यहाँ पर लिखेंगे डॉलर एक्स इक्वल टू न्यू एक्स क्लास का नेम, और डॉलर एक्स से आपने अपना ऑब्जेक्ट निकाल लेना है एक्स स्टैटिक, जो कि हमारा यहाँ पर मेथड बना हुआ है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से एक्सेसिबल होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है नेम स्पेस। Namespace are qualifiers that solve two different problems. They allow for better organization by grouping classes that work together to perform a task. They allow the same name to be used for more than one class. For example, you may have a set of classes which describe an HTML table such as table, row and cell, while also having another set of classes to describe furniture such as table, chair and bed. So namespace can be used to organize the classes into two different groups while also preventing the two classes table and table from being mixed up. So declaring a namespace, तो इसके लिए आपको namespace कीवर्ड का यूज करना है। namespace are declared at the beginning of the file using the namespace keyword। तो जब आपका कोड स्टार्ट होगा सबसे पहले आपने अपना namespace डिफाइन करना है। हमारा क्या डिफाइन है, HTML। Note, a namespace declaration must be the first thing in the PHP file, यानी कि डॉक टाइप से भी ऊपर जाएगा namespace, बीच में डिफाइन नहीं होगा। और आपने यहाँ पर जाके इसको एक वैल्यू दे देना, जैसे कि echo arena animation then namespace HTML। So constants, classes and functions declared in the file will belong to the HTML namespace। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल, फाइल नेम namespace example1। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा, टेबल माई टेबल है 5 रोज। अब ये नेम स्पेस 1 वाली फाइल को ज़रा ओपन करिए और इसका देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, नेम स्पेस HTML। फिर हमने क्लास डिफाइन किया जिसका नेम है टेबल,
तो यहाँ पर हमने कुछ अपनी प्रॉपर्टी सेट की, टाइटल इक्वल टू ब्लैंक एंड नंबर ऑफ रोज की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0। अब इसको हमने डायरेक्ट इसलिए डिफाइन किया क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है हमारी, है ना। पब्लिक फंक्शंस हमने यहाँ पर एक मेथड अपना सेट किया मैसेज के नाम से, और एको हमने मैसेज कराया टेबल दिस डॉट टाइटल एंड दिस डॉट नंबर रोज, वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो पाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से टेबल इक्वल टू न्यू टेबल को डिफाइन किया, टेबल के अंदर से हमने टाइटल इक्वल टू माई टेबल को प्रिंट करा लिया, और नंबर ऑफ रोज की अपने वैल्यू यहाँ पर सेट किए 5। तो ये सारा काम कहाँ डिफाइन हो गया, डॉक टाइप से ऊपर। अब जब आप इसको नीचे रिट्रीव करोगे पेज में जाके आपने क्या लिखना है टेबल, और टेबल के अंदर हमारा मैसेज मेथड, और इसका जो डेटा है आपका वो रिटर्न आ रहा है। टेबल क्या नेम क्या है, माई टेबल, और कितने रो है इसके पास 5। ये तो डेटा हमने यहाँ डिफाइन किया है, ये डेटा हमें डायरेक्ट यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब इसके दूसरे एग्जांपल पर आइए। फॉर फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ पॉसिबल टू हैव नेस्टेड नेम स्पेस। तो डिक्लेरेशन नेम स्पेस कॉल्ड HTML इनसाइड अ नेम स्पेस कॉल्ड कोड। तो जैसे कि ये आपने इस तरह से डिफाइन किया, तो बैकस्लैश लगा के आपने डिफाइन करना है इसको। So using namespace, any code that follows a namespace declaration is operating inside the namespace. So classes that belong to the namespace can be instanced without any qualifiers. To access class from outside a namespace, the class needs to have the namespace attached to it. So when many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use a namespace keyword. So ये हमारा second example, नेम स्पेस एग्जाम्पल 2, और यहाँ पर आपने इस फाइल को ओपन करना है। तो हमारा नेम स्पेस क्या है HTML, और इसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं HTML.php। अब ये इंक्लूड से क्या आता है, फाइल आती है। तो ये देखो HTML.php में कुछ डेटा रखा हुआ है, इसके अंदर क्या नेम स्पेस अगेन HTML, और यहाँ से हमने अपने डिफाइन करके रखा हुआ मैसेज। अब ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो कि कितने रो हैं कितने कॉलम है। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, वो आपने यहाँ से देना है इस वाली फाइल से। यहाँ ये हमने लिखा टेबल इक्वल टू न्यू टेबल, और हमने इसको बताया माई टेबल, और इसके अंदर 5 है। रो कितने हैं इसके अंदर हमने बताया 3 है। जब आप दोनों को यहाँ पर प्रिंट करोगे तो आपको दोनों मैसेज का रिजल्ट आ रहा है कि माई टेबल हैज़ 5 रोज एंड रोज हैज़ 3 सेल्स। मतलब टेबल में 5 रो हैं और ईच रो में 3 सेल्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपने नेम स्पेस के अंदर इसको यूज़ करा पाओगे। और आगे देखो इसके ऊपर namespace alias. It can be useful to give a namespace or class analyze to make it easier to write. This is done by use keyword. Give a namespace analyze. तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर namespace example 3. So यहाँ पर आप देखोगे my table has 5 rows. जरा इसको ओपन करिए। हमने क्या लिखा, use HTML as h। मैं नहीं चाहता पूरा लिखो, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में लिखो। तो क्या लिखेंगे, न्यू h\table। तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस यूज़ के अनुसार इसको शॉर्ट कर सकते हो, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको रीनेम करा लिया आपने एक तरह से, कुछ भी रख लो, उसके जगह ई रख लो, एफ रख लो, हमारी चॉइस है हमें किससे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग नेम स्पेस को अलाइज दे सकते हैं। इसी तरह से गिव अ क्लास एनालाइज, तो आप यहाँ पर जाके क्लास को भी अलाइज दे सकते हो। हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया अपना यूज़ HTML स्लैश, यहाँ पर हमने बैक स्लैश लिखा टेबल। टेबल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, एज अ टी। तो जब आप यहाँ डिफाइन करो तो टेबल, अब आपको न्यू टेबल नहीं लिखना, न्यू टी लिखना है। तो शॉर्ट कर दिया हमने इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सारा मैसेज आपका एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम लोग क्लास को जब ऑब्जेक्ट में रीड कर रहे हैं तो उसका नाम भी बदल सकते हैं, और जब हम लोग अपने नेम स्पेस को यूज़ करें तो उसके नेम को हम लोग शॉर्टर बना सकते हैं। तो अभी तो क्या है, HTML छोटा है ऑलरेडी, बट हो सकता है कल को कोई बड़ा आपका उस नाम के बहुत सारे पहले से बने हुए हैं, आपको कोई नया डिफाइन करना, लेकिन टॉपिक बड़ा है, तो बार बार इतना लंबा नहीं लिखोगे ना। तो आपको क्या चाहिए, छोटा सा, जैसे हम लिखते हैं वेरिएबल x इक्वल टू दिस, उतना छोटा मुझे चाहिए। तो आप अपने इसको नया नेम इस तरह से डिफाइन कर लोगे। बट मेक श्योर करें कि भाई ऐसे टी नाम के बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो कोड क्लैश कर जाएगा। तो ये टी इसको बिलोंग करेगा, दूसरे के लिए डिफाइन करोगे उसके लिए डिफरेंट डिफाइन करोगे। तो ये है आपका इस तरह से नेम स्पेस डिफाइन करके उसके अंदर रो टेबल कॉलम जितने भी आपने क्लासेस में डिफाइन करने डिफाइन करते जाओ, और इसको आप अपना अपडेट कर सकते हो जहाँ पर भी नेम को कॉल करोगे। ये था पूरा नेम स्पेस। नेक्स्ट है आपका इटरेबल्स।
So what is an iterable? An iterable is any value which can be looped through with a for each loop. ठीक है, तो जैसे कि the iterable pseudo type was introduced in PHP 7.1 and it can be used as a data type for some argument and function return value. तो जब भी हम लोग for each चलाते हैं या जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा for each for of जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग जो भी नेम होता है वेरिएबल उसका नेम बदल देते हैं. तो जैसे the iterable keyword can be used as a data type of a function arguments or as the return type of a function. Example इसका आप यहाँ देखें नीचे iterable वाली फाइल में आइए, हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक फंक्शन प्रिंट iterable और iterable में हमने एक वेरिएबल पास किया my iterable. अब ये my iterable क्या है, जरा पॉइंटर रखो इसके ऊपर. हमारा इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर रहा है, हिल नहीं देगा. तो हमने लिखा फॉर ईच में माई टेबल को प्रिंट करो, तो उसका लेकिन नेम क्या रख दो एज अ आइटम. मैं इसका नेम डेटा, संता, बनता, रोहन, मोहन कुछ भी रख सकता हूँ. जब आप इसको एको करेंगे आइटम को तो ये हर बार बी आर लगा के इम्प्लीमेंट हो. तो ये हमारा एक फंक्शन बन के तैयार हो गया इस तरह से. अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है, तो देखो जितनी बार भी आपको डेटा आगे लूप करना होगा तो यही वाला आपका लूप काम कर जाएगा सभी जगह पर. हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर ABC डिफाइन किया, क्या लिखा प्रिंट टेबल और उसके अंदर क्या कॉल करा दो एरे. तो ये एरे जो है वो माई टेबल बन जाएगा. तो यानी कि अब माई एरे जब प्रिंट होगा तो उसका हर बार नाम जो होगा आइटम से डुप्लीकेट होगा, यानी कि आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, और यहाँ पर आपको ABC जो है वो तीनों इस तरह से मिल जाएंगे. तो रिटर्न एन इटरेबल तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन में डिफाइन किया गेट इटरेबल और आगे हमने स्पेसिफाई किया इटरेबल, रिटर्न किया ABC. और जब आप माई टेबल को गेट इटरेबल करेंगे यहाँ से तो फॉर ईच में अगेन आप इसका नेम कुछ भी रख के इसको ट्रेड करा सकते हैं. तो दोनों ही तरीके आपके यहाँ पर काम करते हैं, दोनों से आप डेटा अपना लूप करा सकते हो. सो एरे क्रिएटिंग इटरेबल्स में ऑल एरे आर इटरेबल, सो एनी एरे कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन दैट रिक्वायर एन इटरेबल. इटरेटर्स क्या होते हैं इसके अंदर, any object that implement iterator interface can be used as an argument of a function that requires an iterable. An iterator contains a list of items and provide methods to loop through them. It keeps a pointer to one of the elements in the list. Each item in the list should have key which can be used to find them. तो जैसे कि इसमें आपके पास अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि an iterator must have these methods current, key, next, rewind and valid. Current returns the element that the pointer is currently pointed to. It can be any data type. हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप पढ़ रखे हैं, जैसे कि नंबर, इंटीजर, फ्लोट जिसको लोग डबल भी बोलते हैं, एरे, नल, आपके इस तरह के हमने सब पढ़ चुके हैं. की रिटर्न द की एसोसिएटेड विद द करंट एलिमेंट इन द लिस्ट. इट कैन ओनली बी एन इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग. नेक्स्ट, move the pointer to the next element in the list. Rewind, move the pointer to the first element in the list. Valid, it is the internal of pointer is not, if the internal pointer is not pointing to any element, for example if next was called at the end of the first, this should return false. It returns true in any other case. तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है, implement the iterator interface to use it as an iterable. क्लिक करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइक ABC. और इस फाइल को जरा आप ओपन करें, टेबल इंटरफेस, तो हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नेम है माई इटरेटर इम्प्लीमेंट्स इटरेटर. हमने यहाँ पर डिफाइन किया प्राइवेट और यहाँ पर लिखा हमने आइटम. आइटम को हम लोग जो वैल्यू लेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर वो एरे फॉर्म में होगी, और हमने एक पॉइंटर अपना सेट किया विच इज़ 0. हमने यहाँ से अपना मेथड डिफाइन किया जिसमें अपना वेरिएबल कॉल किया आइटम्स, और दिस आइटम्स में हमने एरे वैल्यूज आइटम को पास किया. अब ये एरे वैल्यूज क्या नीचे अपना बना हुआ है. अब यहाँ से पब्लिक हमने फंक्शन बनाया करंट, पब्लिक फंक्शन बनाया की, पब्लिक फंक्शन बनाया नेक्स्ट, और पब्लिक फंक्शन बनाया रिवाइंड. तो करंट में क्या होगा, रिटर्न दिस आइटम्स दिस डॉट पॉइंटर. तो यानी कि ये आपको पहली वैल्यू ऑफर करेगा जिसमें आपको ए मिलेगा इसके अंदर. दूसरा हमारे पास क्या है, की, पॉइंटर की. तो ये सब की डेटा कहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर ABC इस तरह से सारे अपने यहाँ पर डिफाइन है. तो जो भी आप यहाँ से चलाना चाहोगे इसके अंदर से करंट, की, नेक्स्ट, रिवाइंड, उसका डेटा आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा इसमें.
तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है प्रिंट इटरेबल। इटरेबल वैल्यू इसमें क्या रहेगी, माई इटरेबल। माई इटरेबल जो है वो आपका डिफाइन है यहाँ पर। अब इसको हमने हो गया यहाँ पर लूप कराया, लूप के अंदर हमने आइटम को प्ले कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी इटरेटर की वो न्यू माई इटरेटर में एरे फॉर्म में रखी है ABC, और जब आप प्रिंट करेंगे इटरेबल में इटरेटर को तो आपका इसका रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से ABC में रिटर्न आएगा। तो इस तरह के आपके ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो ये है आपके टोटल इसमें ऊप्स की प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना वो रहेगा हमारा MySQL। ठीक है, यानी कि अब अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट जो होना चाहिए वो ये वाला पार्ट होगा। यानी कि आप डेटाबेस बनाना सीखोगे, डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखोगे, और डेटाबेस से डेटा को फैच कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो 1 से 2 क्लास यानी कि इस वीक में हमारा SQL पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे एजेक्स इसके अंदर, सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट XML, यानी कि अगर कोई डेटा सबमिट हो तो फाइल बिना और रिफ्रेश हुए, बिना रिलोड हुए मुझे डेटा इंस्टेंट आ जाए इसके अंदर, तो हम लोग एजेक्स का यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जैसा आप देखते हो कि जब आप कोई जीमेल पे अकाउंट बनाने वगैरह जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर वो लिखते लिखते बोल देता है दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, है ना। तो आप वहीं पर उसको चेंज करते हैं, तो आप बार बार सबमिट तो करने नहीं जाते। अब कितना ख़राब एक्सपीरियंस हो कि यूज़र एक नाम चूज़ कर बड़ी मेहनत करके उसका सबमिट करे, बोले कि जी ये नहीं है, फिर वो लिखे फिर सबमिट करने गए। तो बेटर इसकी टाइप करते हैं, यानी कि ऑन की चेंज पर ही डेटा मेरा एजेक्स की हेल्प से अपडेट होकर मुझे पता चल रहा है कि ये नेम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो वो काम आप एजेक्स से कर पाओगे। तो एजेक्स आना बहुत ज़रूरी है PHP के अंदर, क्योंकि बिना पेज को रिलोड कराए अगर आप डेटा यूज़र को दे पाते हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिस गलत होती है कि हर एक स्टेप पर पेज रिलोड होगा। अब आप कर रहे हो ठीक है, अब आपके जैसे मान लो आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है, लाखों विजिटर है आपके, तो सर्वर पे कितनी बार वो रिलोड की रिक्वेस्ट आएगी, जो कि गलत है। तो बिना पूरा पेज एंटायर लोड करें, स्पेसिफिक लाइन स्पेसिफिक सेक्शन को आप रिफ्रेश करा सकते हो। जैसी प्रॉपर्टी खत्म होगी फिर हम लोग इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन लिख के प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे इसके अंदर। तो फाइल रखिएगा संभाल के, इनको गो थ्रू कीजिएगा। रिकॉर्डिंग को ओवर करते हैं।